समझा जा सकता है कि बीजेपी की राह आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस, डीएमके और एआईएमआईएम जैसे दल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का तो दावा है कि अदालत में यह बिल, अगर इस बिल को चुनौती दी गई तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 25 और 26, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत बिल असंवैधानिक घोषित हो सकता है। यानी मोदी और शाह की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के बाद कृषि बिल की हालत हुई थी। मोदी को आकर शायद माफी न मांगना पड़े। वहीं मोदी के साथ एकजुटता दिखाने की कीमत नीतीश कुमार को शायद सत्ता खोकर चुकानी पड़े। और चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी में बड़ी टूट देख सकते हैं, क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में इस्तीफों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। आज की ही बात कर लें तो जेडीयू की, अगर शुरुआत करें जेडीयू से, तो जेडीयू की बात करें तो पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, तबरेज हसन, मोहम्मद दिलशान राइन, जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद कासिम अंसारी, जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नवाज मलिक, जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष जफर आलम जैसे नेताओं का इस्तीफा अब तक हो गया है। दोस्तों, इन तमाम नेताओं का इस्तीफा जेडीयू से हो गया है। वहीं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू नेता अफजल अब्बास ने भी खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल के कारण मुस्लिम समाज में जबरदस्त गुस्सा है। जेडीयू के मुस्लिम नेता इस बिल के खिलाफ थे और उनकी राय नहीं ली गई। उधर लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली आलम का इस्तीफा हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के हापुड़ जिला महासचिव मोहम्मद जाकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह आप देख लीजिए। इस तरह इस्तीफों का जो कार्यक्रम अभी न्यूज पॉइंट के इस कार्यक्रम के दौरान भी इस्तीफों की कुछ और फहरिस्त लंबी हो जाए, कुछ और नाम आ जाएं और उसके बाद तक कितने और इस्तीफे हो जाएंगे, कल तक परसों तक, यह भी देखना होगा। वैसे टीडीपी नेता फतुल्लाह मोहम्मद भी वक्फ बिल के खिलाफ थे और अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में क्या हालात बनते हैं ये देखना होगा। यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हालात भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। एक तरफ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, वहीं वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, इन तमाम राज्यों में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की। ये तस्वीर गुजरात की है, कुछ तस्वीरें पंजाब, लुधियाना, अलग अलग जगहों की है, असम की तस्वीरें, कर्नाटक की तस्वीर, तेलंगाना की तस्वीर, झारखंड की तस्वीर, तमिलनाडु की तस्वीर, हर जगह के, हर राज्य की तस्वीरें आपको ऐसी ही मिलेंगी जहां जुमे की नमाज के बाद लोगों ने सड़कों पर, खासकर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाने वाला है। इस बारे में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी किन तैयारियों के साथ जा रही है, जरा सुन लीजिए। देखिए, ये इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला है, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में, हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और
मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। सर, आपके पिटीशन तो पिटीशन यानी याचिका ऑलरेडी दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और इससे पहले डीएमके के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के मुखिया, इन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। और एक लंबी लाइन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं की लगती हुई दिखाई दे रही है। वक्त पर मोदी एक बड़े चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और उनका साथ देने वाले दल भी इससे बच नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि कल और परसों, 2 दिन, परसों उधर लोकसभा में और उसके बाद इधर राज्यसभा में इसी वक्फ बिल के खिलाफ और उसके पक्ष में सांसदों के दल ने अपनी अपनी बातें रखी। उधर लोकसभा में गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी, तो इधर राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही शानदार भाषण दिया था इमरान प्रतापगढ़ी ने। दोनों के भाषणों का एक छोटा छोटा सा अंश यहां सुनाना चाहूंगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी टूट की कगार पे है, यह तय मानिए आप। नीतीश बाबू अपनी पार्टी बचाएं या अपनी कुर्सी बचाएं, वहां तक आएंगे, लेकिन पहले सुनिए जरा गौरव गोगोई अपनी बात कैसे रख रहे थे, सुनिए। संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य है। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में तो सुन रहे थे आप यहां गौरव गोगोई, और दूसरी तरफ जब कल राज्यसभा में बात हो रही थी तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जो भाषण दिया उसको वर्षों तक याद रखा जाएगा। एक बहुत ही शानदार भाषण, बहुत तैयारी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे। जरा उनको भी सुन लीजिए, उसका छोटा सा हिस्सा वो भी सुनिए और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहां पर ये दोनों की तस्वीरें और दोनों के भाषणों के कुछ हिस्से को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहां से अब सड़कों पर जब लोग निकल के आए हैं तो आखिर वहां से क्या होने जा रहा है, और नीतीश बाबू ने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी, यह भी समझेंगे। लेकिन पहले सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा। अजदाद की कब्रें हैं, उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके। धन्यवाद सभापति महोदय। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि यह कब्र मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सब
तो संविधान के आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 25, 26, 29, 30 इन सब का जिक्र बार बार आया जब वक्फ पर बातें रखी गई संसद में। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास तो हो गया, लेकिन उसके बाद आगे क्या? और इसी तरह कल रात आज सुबह कह लें 4 बजे तक संसद राज्यसभा की कार्रवाई चलती रही और आखिर में मणिपुर का बिल लेकर आया गया, क्योंकि मणिपुर में आप जानते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और उस राष्ट्रपति शासन को भी पारित करवाना था सदन के अंदर से, सदन से। और इसके लिए 4 बजे सुबह तक संसद की कार्रवाई चली, खासकर राज्यसभा की, और फाइनली उसे पास करवा दिया गया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मणिपुर पर श्वेत पत्र की मांग बीजेपी से की और दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने बता दिया कि अब संसद मोदी का दरबार बनती जा रही है। अब संसद मोदी का दरबार बनती जा रही है। जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को। तो ये सदन धीरे धीरे अब भारत के आवाम की सदन नहीं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी का दरबार बन गया है, वैसा लगता है। क्योंकि इस सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जयकार स्वीकारित है, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीतियों की आलोचना की बारी आती है, सकारात्मक आलोचना, तब सत्ता पक्ष विभिन्न कूटनीति के द्वारा सदन की कार्रवाई को स्थगित करती है और अपनी जवाबदेही से वो भागती है। इसको लेकर सारे विपक्षी दल चिंतित थे। हमने अपनी चिंता आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी जताई। तो सुन रहे थे यहां आप गौरव गोगोई को। आपको बता दूं कि गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि हमने लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम लेते हुए गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इसी सदन में देखा। हमने यह भी देखा कि अध्यक्ष महोदय आए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में टिप्पणी रखी और बिना लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को यानी राहुल गांधी को बिना बोलने देने का मौका दिए सदन को स्थगित कर दिया। और आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी यानी सीपीपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का उल्लेख किया गया। क्या बीजेपी के लिए नियम कानून के कोई मायने नहीं हैं? यानी साफ दिख रहा है कि संसद का बजट सत्र तो हंगामेदार रहा ही, सत्र खत्म होने के बाद भी बीजेपी की घेराबंदी ढीली नहीं हुई है और आने वाले समय में सरकार पर फंदा और कस सकता है। क्या मोदी इस फंदे में फंसकर खो देंगे सत्ता या बचा लेंगे खुद को? इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नीतीश बाबू आखिर कैसे बचाएंगे अपनी कुर्सी और नीतीश बाबू कैसे बचाएंगे अपनी पार्टी। सबसे लंबी लिस्ट नीतीश बाबू की पार्टी के नेताओं की है। अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी के 6 कद्दावर नेता इस्तीफा दे चुके हैं। उधर आरएलडी के 2 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इधर चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और लंबी याचिकाओं की लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगते हुए जा रही है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में यानी न्यायालय में और सड़क पे है, क्योंकि संसद में जो होना था वो हो गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने अपनी मजबूती दिखा दी और बता दिया कि कैसे पसीने छूट रहे हैं नरेंद्र मोदी को। इस एक बिल को पास कराने में जो पसीने छूटे, जिसमें पहले दिन यानी लोकसभा में 3 बजे तक कार्रवाई और राज्यसभा में 4 बजे तक कार्रवाई करनी पड़ी। आखिर क्यों? चलिए चर्चा में इन तमाम बातों को ढूंढ के निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वक्फ बिल का मामला अब कहां जाएगा, सड़क पे
मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। आज मुसलमान, कल और दूसरे अल्पसंख्यक और परसों इस देश का बहुसंख्यक भी क्या ऐसे ही मसलों पे सड़क पे आने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार का चुनाव और